हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशल चिल्ड्रन पर एक आर्टिकल लाई हूँ जिसे विशिष्ट बालक भी कहते हैं। विशिष्ट बालक के बारे में हम लोग जानेंगे कि विशिष्ट बालक कितने तरह के होते हैं और उन्हें हम किस तरह से डील करेंगे, उनकी समस्याओं को या उनको सही रास्ते पे लाने के लिए, उनके साथ उनकी स्पेशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। विशिष्ट बालक क्रूशन के अनुसार वह बालक है जो शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक और सामाजिक रूप से सामान्य बुद्धि एवं विकास की दृष्टि से इतने विचलित होते हैं, मतलब वो डिस्टर्ब होते हैं। विचलित होने का मतलब डिस्टर्ब होते हैं कि नियमित कक्षा कार्यक्रमों से लाभान्वित नहीं हो सकते। इसमें ये जरूरी नहीं कि जो विशिष्ट बालक है वो मंद बुद्धि ही हो, प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं विशिष्ट बालक, लेकिन वो इतने विचलित मतलब परेशान, बेचैन टाइप के होते हैं कि वो नियमित कक्षा कार्यक्रमों से लाभान्वित नहीं हो सकते। इसलिए उन्हें विशेष देखरेख की या उनके लिए विशेष शिक्षक की आवश्यकता होती है। क्लास में पढ़ाने के लिए उन्हें एक स्पेशल टाइप के एडुकेटर की आवश्यकता होती है। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे बालक होते हैं जो सामान्य बालकों की अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं या हीन होते हैं। सामान्य बालकों की अपेक्षा श्रेष्ठ या हीन होने का मतलब है कि हम जानते हैं कि कोई भी ट्रेट जो है वो नॉर्मल कर्व की तरह बटा होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका। इसका क्या मतलब है कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो औसत होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग औसत होते हैं और नॉर्मल कर्व हमारे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जिसमें कि ये सीधा, तो उसमें क्या होता है कि औसत लोगों की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है। ये एरिया जो होता है इधर से लेकर इधर 68% लोग जो होते हैं वो औसत होते हैं, ठीक है। तो औसत लोग होते हैं जो कि ना तो बहुत तेज होते हैं ना बहुत कमजोर होते हैं, वो सामान्य बालक होते हैं। लेकिन कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनको हम 14% कहेंगे कि ऐसे होते हैं जो सामान्य बालकों की अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं या उनसे कमजोर होते हैं। और इसका ये ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। आनुवांशिकता और वातावरण में भिन्नता के कारण बालकों के शारीरिक, मानसिक एवं अन्य गुणों में भिन्नता पाई जाती है। क्योंकि वो अलग अलग पेरेंट्स से होते हैं और अलग अलग वातावरण में पाले पोसे जाते हैं, तो इसलिए उनमें ये भिन्नता पाई जाती है। विद्यालय में हर समाज, हर वर्ग और अलग अलग परिवारों से बच्चे आते हैं और ये सभी अलग अलग होते हुए भी सामान्य कहलाते हैं। सामान्य मतलब क्या है कि कोई भी क्लास में जो बच्चे आते हैं अलग अलग माहौल से, परिवेश से आते हैं और उनमें डिफरेंसेस होता है। कोई बच्चा एक दूसरे से रिजेंबल नहीं करता, एक जैसा कोई भी दो बच्चा नहीं होता, फिर भी वो सामान्य कहलाते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक एवं सामाजिक गुणों की दृष्टि से, मतलब उनमें अंतर क्या होता है, अन्य बच्चों से वो भिन्न होते हैं। किस तरह? शारीरिक रूप में, शारीरिक बनावट की वजह से, मानसिक उपलब्धि की वजह से, या मानसिक जो उनका मानसिक ट्रेट होता है उसकी वजह से, या शैक्षिक या सामाजिक गुणों में वो दूसरे बच्चों से अलग होते हैं। सामान्य बालक वो होते हैं जिनका शारीरिक स्वास्थ्य और बनावट इस प्रकार होता है कि वो सामान्य कार्य जो सब लोग करते हैं वो आसानी से कर लेते हैं, बिना किसी कठिनाई के सब काम कर लेते हैं। और उनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में आती है। हमने देखा ना, बुद्धि लब्धि का आप देखेंगे तो उसमें 90 से 110 तक जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वो औसत बच्चे होते हैं, ठीक है। जो 68% मैंने अभी बताया, 68% 100 में से बच्चे जो होते हैं वो औसत होते हैं। चाहे हर चीज का, कोई भी ट्रेट को हम जब देखते हैं तो औसत होता है 68%। चाहे आप लंबाई देखें, चाहे इंटेलिजेंस देखें, चाहे बुद्धि देखें, मानसिक विकास देखें, शारीरिक विकास देखें, तो 68% बच्चों का औसत विकास होता है, ठीक है। ऐसे बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि कक्षा में अधिकांश बालकों के समान होते हैं। एवरेज बच्चे होते हैं एक जैसा ही
सब नंबर लाके, और उनकी जो भी अचीवमेंट होती है क्लास में एक जैसी ही होती है। भौतिक, सामाजिक, बौद्धिक, शैक्षिक आदि परिस्थितियों में सामान्य बालकों से अलग होने के कारण विशिष्ट बालकों को, लेकिन ये जो विशिष्ट बालक होते हैं वो भौतिक रूप से भी अलग, शारीरिक बनावट इनकी या सामाजिक बौद्धिक क्षमता को ले लें या शैक्षिक अचीवमेंट को देखें, सब परिस्थिति में ये सामान्य बालक से अलग होते हैं। तो उन्हें स्पेशल नीड, ये स्पेशल बच्चे होते हैं इसलिए इनकी आवश्यकता विशिष्ट प्रकार की होती है। स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं जिन्हें शैक्षिक भी स्पेशल, शैक्षिक मतलब एजुकेशनल नीड्स भी इनका स्पेशल होता है, अलग होता है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी इन्हें अलग तरह से ट्रीट करने की आवश्यकता होती है, और सामाजिक व्यवस्था भी इनके लिए अलग तरह की होती है। तो डन एक साइकोलॉजिस्ट है, उनका कहना है कि विशिष्ट बालक वह है, कौन, जिसे विशिष्ट बालक कहा जाता है, जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में इतना भिन्न है। कौन कौन सी विशेषता? इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक माने जिसका दिमाग का विकास और लोगों से इतना अलग है, शारीरिक विकास अलग है, सामाजिक विकास भी अलग है, और मनोवैज्ञानिक मन का विकास का मतलब क्या हुआ कि उसके मन में जो भावनाएं, जो आवेग, संवेग आते हैं, वो विशेषताएं जो हैं वो सामान्य बच्चों से इतना भिन्न है कि बहुसंख्यक बालकों के विकास के लिए बनाई गई कार्य प्रणाली, जो सारे बच्चों के लिए, जो एवरेज बच्चों के लिए जो सिस्टम वर्क कर रहा है, वो सिस्टम उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट में काम नहीं आता, नहीं काम कर पाता, वो उनको वो अवसर नहीं दे पाता जो सामान्य बच्चों के लिए, बिकॉज दे आर चिल्ड्रन ऑफ स्पेशल नीड, विशिष्ट आवश्यकताएं उनकी होती हैं। और ऐसे बालकों को उनकी योग्यताओं के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त कर सकने के लिए विशेष शिक्षण की आवश्यकता होती है, स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी योग्यताएं सामान्य बच्चों से अलग होती है, या तो ज्यादा होती है या तो कम होती है। दोनों ही परिस्थितियों में उनको अपनी उपलब्धि के अनुरूप, अपनी योग्यता के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त करने के लिए विशेष शिक्षण की आवश्यकता होती है। कुछ स्थितियों में विशेष सहायक सेवाएं अथवा दोनों की आवश्यकता होती है। क्रिक के अनुसार, क्रिक का कहना है कि विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य अथवा औसत बालक से इतना अधिक सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, आपको हमेशा याद रखना है कि ये बच्चे जो होते हैं वो सामान्य बच्चों से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से अलग होते हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से भी अलग होते हैं। तो वो इनको सब बच्चों के साथ शिक्षा देने में, समावेशी शिक्षा देने में, एक साथ इंक्लूसिव एजुकेशन सब बच्चों के साथ मिलाकर जब शिक्षा दी जाए तो उनके इसलिए उनके लिए क्या करना होगा, विद्यालय व्यवस्था में संशोधन करना होगा और कुछ विशेष सेवाएं, कुछ स्पेशल एजुकेटर, कुछ स्पेशल टीचर की व्यवस्था करनी होगी ताकि ऐसे बच्चों की योग्यता का अधिकतम विकास हो सके। अब हम देखेंगे कि विशिष्ट बालक किस किस तरह के होते हैं। तो पहला कैटेगरी है पिछड़े बालक। विशिष्ट बालकों में जो पिछड़े बालक होते हैं, जो स्लो लर्नर होते हैं, जो बैकवर्ड चाइल्ड जिसको कहते हैं, मतलब पिछड़े बालक का मतलब पढ़ाई में पिछड़े या सब पिछड़ा बालक। अभी हम देखते हैं सिरिल बर्ट का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है विशिष्ट बालकों के बारे में बताने में। उनका कहना है कि पिछड़ा बालक वह है जो विद्यालय के जीवन के मध्य में, विद्यालय का जीवन क्या होता है आपका 6 साल से लेकर 16 साल तक, तो मध्य में मतलब 10.5 वर्ष की आयु में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य को न कर सके और जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है। मान लीजिए कि वो 10.5 साल का बच्चा है और वो 8 साल के या 9 साल के बच्चों का जो कार्य है या पिछले क्लास का जो कार्य है वो नहीं कर पा रहा है, अपने क्लास का तो नहीं ही कर पा रहा है, अपने से निचली कक्षा का भी कार्य नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम पिछड़ा बालक कहेंगे। जो अपने क्लास का पढ़ाई को नहीं समझ पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो चलो नहीं कर पा रहा है, लेकिन अपने से निचले क्लास का, तो 10 साल का बच्चा 4 या 5 में होगा, सपोज वो 5 क्लास का बच्चा है और 4 क्लास का अगर उसको कुछ काम, कोई मैथ्स, कोई हिंदी, कोई इंग्लिश का प्रॉब्लम दिया जा रहा है, वो उसको नहीं सॉल्व कर पा रहा है, तो वो बालक पिछड़ा बालक माना जाएगा। जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है, उसे भी पिछड़ा बालक कहते हैं। अपने कक्षा में जो सब बच्चे कर रहे हैं वो नहीं कर पाता है,
तो उसे पिछड़ा कहते हैं। पिछड़ा बालक का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं कि वो मंद बुद्धि है इसलिए पिछड़ा है। उस पिछड़ापन का अनेक कारण है जिसमें एक मंद बुद्धि है, मतलब ऑल इन ऑल कारण अगर हम बताएं कि वो नहीं कर पा रहा है इसलिए कि वो मंद बुद्धि है, तो ऐसा नहीं, और भी कारण है। एक, यदि प्रतिभाशाली बालक की शैक्षिक योग्यता अपनी आयु के छात्रों से कम है तो उसे भी पिछड़ा बालक कहा जाएगा। अगर मान लो कोई इंटेलिजेंट बच्चा है लेकिन उसकी शैक्षिक योग्यता अपनी आयु के छात्रों से कम है, मतलब वो कम एजुकेशनल उसकी जो एबिलिटी है वो कम है, तो उसे भी हम प्रतिभाशाली होने के बाद भी उसे हम पिछड़ा बालक कहेंगे। पिछड़ा बालक वह होता है जो कक्षा में किसी तथ्य को बार बार समझाने पर भी नहीं समझता। समझ रहे ना कि बार बार टीचर समझा रहे हैं फिर भी उसको समझ में नहीं आता, और औसत बालकों के समान प्रगति नहीं कर पाता। औसत बालक कौन है? एवरेज स्टूडेंट। हमेशा याद रखिएगा कि वो एवरेज स्टूडेंट की तरह नहीं बिहेव कर रहा इसलिए वो पिछड़ा है, वो उस चीज को नहीं समझ पा रहा इसलिए वो पिछड़ा है। ये पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं में किसी प्रकार की रुचि नहीं लेते। इनका दूसरा लक्षण क्या है? ये सिलेबस में भी नहीं ध्यान देते, करिकुलम में भी नहीं, और को करिकुलर एक्टिविटी भी जो होता है पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो होती हैं उसमें भी रुचि नहीं लेते हैं। डिबेट, स्पोर्ट्स, जो भी पाठ्य सहगामी क्रिया है उसमें रुचि नहीं लेते। इनकी बुद्धि लब्धि IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट जो है सामान्य है होने पर भी, सामान्य कितना होता है? 90 से 110 है ना। IQ जिसका 90 से 110 है वो बच्चा सामान्य माना जाता है। तो अगर मान लीजिए कि उनका IQ 90 से 110 है फिर भी उनकी एजुकेशनल अचीवमेंट कम है, शैक्षिक उपलब्धि कम होती है, तो उसे पिछड़े बालक कहते हैं। गाइड के अनुसार एक पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूल जीवन के मध्य काल में अपनी कक्षा के नीचे, मध्य काल मतलब 10.5 वर्ष की आयु में अपनी कक्षा से नीचे कक्षा का काम नहीं कर सकते, मतलब 5 क्लास में अगर है तो 4 क्लास के प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर सकते, जो कि और लोग आराम से कर लेते हैं, तो उसे पिछड़े बच्चे कहते हैं। तो पिछड़े बच्चे को हम कैसे असेस करते हैं कि ये पिछड़ा बच्चा है? तो एक तो उसका IQ कितना होना चाहिए? अगर वो 90 से 110, 90 to 110 नहीं है, उससे कम है, तो वो बुद्धि लब्धि के आधार पर उसे पिछड़ा माना जा सकता है। शैक्षिक उपलब्धि, अगर वो क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं हो रहा है, तो और एजुकेशनल कोशेंट मतलब कि उसमें भी क्या है कि जितना उसको आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, तो उसे हम जो एक उस उम्र के बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है उसको हम शिक्षा में कि उसको इतनी चीजें आनी चाहिए, जैसे 10.5 वर्ष का की आयु में है तो उसे जोड़ घटाव गुना भाग इत्यादि आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो उसे हम पिछड़ा बालक कहेंगे। ठीक है। तो शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण एक तो व्यक्तिगत कारण होता है, दूसरा पर्यावरणीय कारण होता है। व्यक्तिगत कारण में वंशानुक्रम आ गया, शारीरिक कारण हो गया कि शारीरिक विकास वंशानुक्रम ऐसा हो गया, हेरिडिटी ऐसा है, घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है या वैसे परिवार से वैसे परिवेश से आ रहा है, या शारीरिक कारण है कि कुछ शरीर में प्रॉब्लम है, या मानसिक कारण है, मानसिक डेवलपमेंट नहीं हुआ बढ़िया से, या फिर संवेगात्मक इमोशनल कारण है, पारिवारिक जिसमें कि फैमिली भी आता है इमोशनल में, कि किसी कोई बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब है घर से या परिवार से या सोसाइटी में उसको, या इवन स्कूल में भी बुली किया जा रहा है जिससे वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है। और पर्यावरणीय कारण में कि जिस माहौल से वो आ रहा है वो भी उसकी उपलब्धि और उसके मतलब परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। और विद्यालय भी एक कारण है जो कि बच्चों के परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। तो पिछड़े बालक की शिक्षा, अगर तो फिर कैसे हम इसको सुधार सकते हैं? जो बालक पिछड़ा है, जो बैकवर्ड चाइल्ड है, उसको हम कैसे सुनाएंगे? इसको स्लो लर्नर भी हम बोलते हैं। पिछड़े बालक पर यदि उचित ध्यान दिया जाता है तो वो शिक्षा में प्रगति कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि ऐसे बच्चों के लिए उनके पाठ्यक्रम और उससे सहायक सामग्री पाठ्यक्रम में, मतलब जो जरूरी है TLM और ट्रेन टीचर, ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर की आवश्यकता होती है जो विशिष्ट शिक्षा में ट्रेनिंग लिए होते हैं। उन्हें या तो अलग विद्यालय में रखा जाए, अगर इंक्लूसिव एजुकेशन है सबको साथ लेके चलना है तो स्कूल में ऐसे शिक्षकों की व्यवस्था की जाए जो ऐसे बच्चों पर ध्यान दे सके, और जिससे क्या होगा कि वो बच्चा भी अपनी कमियों को समझ सके और
वैसे शिक्षक रहेंगे तो उसकी कमी को समझेंगे और उसका मजाक ना उड़ाकर उसे सही शिक्षा देंगे। उनके लिए विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब स्पेशल क्लासेस लेनी चाहिए और इसमें स्पेशल टीचर्स इनको पढ़ाएं और उनकी स्पीड में, उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनके अनुसार शिक्षण विधि में परिवर्तन करके बालकों को पढ़ाएं, ताकि बालकों को नॉर्मल बच्चों के साथ कठिन प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़े। और सामान्य कक्षा में विशिष्ट प्रावधान, अगर सबके साथ पढ़ रहे हैं, आजकल तो इंक्लूसिव एजुकेशन है, अलग से स्कूल की व्यवस्था नहीं की जा रही है, तो बच्चों को नॉर्मल फील हो, इसलिए सारे तरह के बच्चे एक साथ क्लास में बैठ रहे हैं, तो इन ऐसे बच्चों के लिए क्लास में विशेष प्रावधान करके उनको स्पेशल अटेंशन दिया जाना चाहिए क्लास में, और उनका पाठ्यक्रम और बच्चों से, मतलब पाठ्यक्रम नहीं हो लेकिन लचीला हो, मतलब उनके हिसाब से वो पाठ्यक्रम को थोड़ा सा हल्का भी किया जा सके। लचीलापन होगा तो टीचर क्या करेगा, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार उनके लिए क्वेश्चन को हल्का कर सकेगा या हल्के क्वेश्चन देगा। सबको जो क्वेश्चन मिल रहा है उसी चैप्टर का हल्का क्वेश्चन वैसे बच्चों को दिया जाएगा, ताकि वो भी उन बच्चों के साथ पेस में पेस मिलाकर चल सके। तो इसके लिए क्या करना होगा, शिक्षक को प्रैक्टिकल, व्यवहारिक और अनुभवी एक्सपीरियंस टीचर की आवश्यकता है। शिक्षक को बच्चों के मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो बच्चों की परेशानी और कठिनाइयों को समझ सके, क्योंकि ऐसे बच्चों में असफलता की दर अधिक होती है। तो टीचर को पेशेंस होना होगा, पेशेंट होना होगा, मतलब धैर्य रखना होगा, वो धैर्य पूर्वक ऐसे बच्चों को ट्रेन करना होगा और कई बार मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। और बाल केंद्रित शिक्षा की पद्धति अपनानी होगी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसमें बच्चों के हिसाब से पढ़ाना होगा, ना कि टीचर को अपने हिसाब से। दूसरा है मानसिक रूप से मंद बालक, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। मानसिक मंदता का मतलब है कि जितना उस उम्र के, एक उम्र के बच्चे में मानसिक योग्यता होनी चाहिए उससे कम योग्यता होना, अर्थात जिन बालकों की बुद्धि लब्धि साधारण बालकों की बुद्धि लब्धि से कम हो और उनमें विभिन्न मानसिक शक्तियों की न्यूनता पाई जाए, वैसे बच्चे मंद बालक कहलाते हैं। मंद बालक मूड होता है, डल होता है, इसलिए वो बच्चा क्या होता है, मंद बालक सोच नहीं सकता, सोचने समझने और विचार करने की शक्ति उसमें और बच्चों की तुलना में बहुत कम होती है। तो ऐसे बच्चों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। जिन बच्चों की IQ 70 से कम होती है उसे मंद बुद्धि बालक कहा जाता है। तो मानसिक मंदता क्या है, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि ये जो मानसिक रूप से मंद बालक होता है वो घर, समाज और विद्यालय का कोई भी कार्य नहीं कर पाता है। डॉल ने 1941 में मानसिक मंदता को पहचानने के लिए, कैसे पता चलेगा कि कोई आदमी मानसिक मंद है, तो ये 6 बातें बताई। इन 6 लक्षणों के आधार पर किसी भी बच्चे को मानसिक मंदता का शिकार कहा जा सकता है। पहला है कि जब बालक सामाजिक परिस्थितियों के साथ समायोजन ना कर सके, मतलब समाज में जो भी चल रहा है या जिस परिस्थिति में रह रहा है उसमें वो एडजस्ट ना कर सके। जब वह बालक अपने साथियों से, क्लासमेट से या जो उसके साथ पढ़ता है उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं कर सके, फ्रेंडली नहीं हो सके अपने क्लासमेट के साथ, जब व्यवहारिक और वातावरण संबंधी कारणों से उसका मानसिक विकास ना हो सके। अब कुछ ऐसा वातावरण में वो पला कि उसका मानसिक विकास नहीं हो पाया, उसको बहुत दबा के सप्रेस करके रखा गया, उसकी हर बात को, किसी भी बात को मान्यता नहीं दी गई, उसे दबाया गया, उसकी इच्छाओं का हनन किया गया, तो ऐसा बच्चा मानसिक मंद हो जाता है। जब बालक उतना कार्य न कर सके जितना कि उस उम्र के बच्चे कार्य कर सकते हैं और वो बच्चा नहीं कर पाए, तब वो मानसिक रूप से मंद माना जाता है। जब विशेष शारीरिक दोष के कारण वह सामान्य कार्य न कर सके, और जब बालक में कुछ ऐसे दोष हो जन्मजात जिसे दूर नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे बालक मानसिक मंद कहलाते हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी के अनुसार मानसिक मंदता में सामान्य बौद्धिक प्रकार्य सामान्य से, जो भी एक नॉर्मल इंटेलेक्चुअल वर्क होना चाहिए किसी एज के बच्चे से, उससे वो कम कार्य करता है, तो उसे मानसिक रूप से मंद कहा जाता है। अब मानसिक मंदता का वर्गीकरण किया गया है शारीरिक अवस्था के आधार पर,
तो शारीरिक अवस्था के आधार पर क्या होता है कि कैसे कैसे बच्चे मंद हो सकते हैं, मानसिक मंद। तो मस्तिष्क का आघात, जिसको कहते हैं कि ब्रेन में स्ट्रोक की वजह से कोई मंद हो गया, और वो मंगोलिज्म जिसको कहते हैं, मंगोलिज्म के कारण भी बच्चे मानसिक रूप से मंद होते हैं। ये जन्मजात कुछ डिसऑर्डर होता है बच्चों में, जब क्रोमोसोम की संख्या में इम्बैलेंस होता है। हम जानते हैं कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है एक इंसान के निर्माण में। तो जब मंगोलिज्म कब होता है, जब या तो क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाती है या बढ़ जाती है, तो ये जन्मजात दोष की वजह से भी बच्चे मंद होते हैं। फिर सेरेब्रल पाल्सी की वजह से, सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है, जन्म के समय जब बच्चों को फोर्सेड डिलीवरी या जन्म के समय कभी उनके मस्तिष्क में चोट लग जाती है, तो जिससे उनका जो मस्तिष्क का इंस्ट्रक्शन देने का जो पावर होता है उस अफेक्टेड हो जाता है, और इससे बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं। तो ये मंदता बहुत तरह की होती है, मानसिक मंदता, आत्मिक मंदता, दूसरों पर आश्रित रहना, बुद्धि तब्दी कम होना। तो ये सारी चीजें, अब इसका कारण क्या होता है, तो जन्म के पूर्व मानसिक, अगर बच्चा जन्मजात मंद बुद्धि है तो उसका कारण होता है कि जब वो गर्भ होता है तो माता विषैले पदार्थों का सेवन कर ली, दवा खा ली, रेडियोधर्मिता, एक्सरे ज्यादा हो गया, अगर वो गर्भ में है और एक्सरे कराया गया, इसलिए एक्सरे करने को मना किया जाता है। फिर माता का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा, या जन्म के पूर्व कोई संक्रमण लग गया माता को, तो उससे बच्चों में मानसिक मंदता आती है। फिर और कारण होता है ये जन्म के पूर्व के कारण हुए कि जो माता के गर्भ में रहते हुए विषैले पदार्थ, रेडियोधर्मिता, या माता को बहुत टेंशन झेलना पड़ा, या जन्म के पूर्व माता को कोई संक्रमण लग गया जो बच्चे में आ गया, उसकी वजह से मंदता। जन्म के समय में भी कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे मानसिक मंदता आती है। पहला तो कि जन्म अपरिपक्व हो गया, 9 महीने के मतलब पहले जन्म ले लिया बच्चा। फिर प्रसव के समय फोर्सेड डिलीवरी या जबरदस्ती फोर्स डिलीवरी जब किया जाता है तो बच्चों के ब्रेन पर दबाव पड़ गया या चोट लगी, तो इसकी वजह से। फिर असामान्य दवाएं, इनकी वजह से भी होता है। और जन्म के बाद क्या होता है, मानसिक मंदता का कारण गंभीर बीमारी, कभी मानसिक आघात, दुर्घटना से भी हो सकता है, कुपोषण, सही पोषण नहीं मिलने से, ये सारी चीजें मानसिक मंदता का कारण बनती हैं। मानसिक मंद बालकों की शिक्षा के लिए कुछ सिद्धांतों को बताया गया है जिन्हें प्रयोग में लाना चाहिए। मानसिक मंद बालकों के लिए मूर्त माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए, मतलब कॉन्क्रीट चीजें, एग्जाम्पल दिखा दिखा कर पढ़ाना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट टीचिंग नहीं होना चाहिए, अमूर्त चीजें नहीं, जो पढ़ाना है उसे दिखाकर मूर्त माध्यम से शिक्षा। डुनॉन ने अपने अध्ययनों में पाया कि ऐसे बालक अलेक्जेंडर परफॉर्मेंस टेस्ट को आसानी से कर सकते हैं। अलेक्जेंडर परफॉर्मेंस टेस्ट एक इंटेलिजेंस टेस्ट है जो 7 से 20 साल के बच्चों का पर लागू किया जाता है या उनसे करवाया जाता है, और ये अलेक्जेंडर के द्वारा इन्वेंट हुआ था। और इसमें ब्लॉक डिजाइन, क्यूब कंस्ट्रक्शन, इस तरह के टेस्ट होते हैं जिन्हें ऐसे बच्चे कर सकते हैं। कक्षा का आकार छोटा होना चाहिए और निर्देश व्यक्तिगत होना चाहिए। क्लास में कम बच्चे होने चाहिए और जो टीचर है उसे हर बच्चे से इंडिविजुअली बात करना चाहिए और हर बच्चे को इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, जनरल इंस्ट्रक्शन नहीं। पूरे क्लास के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, हर बच्चे को अलग अलग से टीचर को मुखातिब होना चाहिए। करके सीखने के सिद्धांत पर शिक्षा आधारित होनी चाहिए। ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए हमें खुद से करके सीखने का लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। मानसिक मंद बालकों को वास्तविक स्थान पर जो पढ़ाया जा रहा है वो जगह दिखाकर, वो चीज दिखाकर, प्लांट पढ़ा रहे तो पौधे दिखाकर शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षण को वास्तविक जीवन में आधारित करके करना चाहिए, जीवन से जोड़ देना चाहिए ताकि उनको ज्यादा समझ में आए। विभिन्न विषयों में आपस में विभिन्न विषयों को कोरिलेट कर देना चाहिए, कोरिलेशन करके एक विषय से दूसरे विषय को जोड़कर तब शिक्षा देनी चाहिए, और इनके लिए अलग से विशेष शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर है प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। प्रॉब्लम चाइल्ड, समस्यात्मक बालक क्या है, अलग टाइप का होता है। वो उस बालक को कहते हैं जिसके व्यवहार में कोई असामान्य बात हो जिसके कारण वह समस्या बन जाता है।
तो ये जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, इस तरह का। तो वैलेंटाइन एक साइकोलॉजिस्ट है, उनका कहना है कि समस्यात्मक शब्द का प्रयोग साधारणतः उन बालकों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व गंभीर रूप से असामान्य, जो नॉर्मल नहीं होता है। ये किस तरह के बच्चे होते हैं? चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, एकांत पसंद करने वाले। तो चोरी करने वाले जो बालक होते हैं वो क्यों चोरी करते हैं? तो एक तो अज्ञानता की वजह से उनको नहीं पता होता है, और दूसरा कोई विधि उनको नहीं पता। उच्च स्थिति में पहुंचने को, अपने को चाहते कि चोरी करके हम इतने बड़े बन जाएं, धनी बन जाएं, माता पिता की अवहेलना करने के लिए चोरी करते हैं। फिर साहस दिखाने के लिए भी कि हम ये चोरी कर लेंगे, हमको कोई पकड़ नहीं पाएगा। आत्मनियंत्रण का अभाव होता है, चोरी की लत होती है, और आवश्यकता की, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी वो चोरी करते हैं। तो इसका इलाज तो ये है कि ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए सबसे पहले उन पर चोरी का दोष नहीं लगाना चाहिए, और उनमें नियंत्रण की भावना का विकास करना चाहिए। क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये बताना चाहिए। माता पिता को उन पर ध्यान देना चाहिए, उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, उनकी आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए ताकि उन्हें गलत कार्य में वो प्रेरित ना हो सकें। और उन्हें कुछ खर्च के लिए विद्यालय में जाए तो और बच्चे खर्च कर रहे हैं, वो नहीं खर्च कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ पैसे देने चाहिए ताकि उनमें हीन भावना ना आए और वो चोरी करने को बाध्य ना हो। बालकों को अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने की शिक्षा देनी चाहिए। अगला है झूठ बोलने वाला बालक। झूठ बोलने वाला बालक क्या करता है? झूठ बोलने का कारण है कि वो झूठ कभी मजे के लिए झूठ बोल दिया, कभी दुविधा में झूठ बोलता है, कभी अपना प्रेस्टीज दिखाने के लिए झूठ बोलता है, कभी किसी से बदला लेने के लिए, कभी स्वार्थी बनकर, कभी किसी के प्रति वफादारी दिखाने के लिए झूठ बोल देता है, और कभी डर से भी झूठ बोलता है। ठीक है, तो इसका उपाय क्या है? बालक को बताना चाहिए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, नैतिक साहस की भावना का विकास करना चाहिए, सोच विचार की आदत उससे बात करके करनी चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और अगर वो बालक को सुधारने के लिए उससे बात नहीं करना चाहिए, मैं गलत बोल रही थी, और उसको इग्नोर करना चाहिए, इंडिफरेंट हो जाना चाहिए, उससे दंड भी देना चाहिए ताकि जाओ बात नहीं करेंगे उससे, उसको कुछ दिन तक उसकी सुविधाओं से उसको वंचित कर देंगे। उसे ऐसे वातावरण में रखना चाहिए कि झूठ बोलने का अवसर न मिले, फिर उससे अपराध स्वीकार करवाकर उससे झूठ न बोलने की प्रतिज्ञा करवानी चाहिए, और उसे निर्भयता और उसके साहस, जब वो स्वीकार करे तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। क्रोध करने वाले बालक होते हैं, क्यों क्रोध करते हैं? तो जब वो कुछ चाहते उन्हें नहीं मिलती तब। दूसरा, किसी के प्रति ईर्ष्या या खेल कार्य इच्छा में बाधा होने के कारण जो वो क्रोध करते हैं। कहीं जाने से रोकने पर, किसी वस्तु को छीनने पर, या कहीं निराश हो जाते हैं तब वो क्रोध करते हैं। या बालक में लगातार उनको टोकते रहे, उनकी कमियां निकालते रहे तो वो क्रोधी हो जाते हैं। या माता पिता के क्रोधी स्वभाव का भी बालकों पर असर पड़ता है। तो इससे क्या है कि बालक का रोग का उपचार करना चाहिए। जिस बात पर क्रोध है वैसी बातों को हटा देना चाहिए, ध्यान हटा देना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए काउंसलिंग करनी चाहिए, और उनके क्रोध को शांति से शांत करना चाहिए। क्रोध के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए, उनके कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए, और उन्हें बालकों के कार्य में अकारण दोष नहीं निकालना चाहिए, और कठोरता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दृष्टि विकलांगता, ऐसे बच्चे होते हैं, ये डिसेबिलिटी में आता है लेकिन पिछले साल का ये भी कारण होता है। ऐसे बच्चे भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आ जाते हैं कि इस विकलांगता का कारण हो जाता है। ये हालांकि विकलांगता है लेकिन इसको हम लोग विशिष्ट बालक की श्रेणी में इसलिए लाए हैं क्योंकि उनकी शिक्षा के लिए हमें विशिष्ट शिक्षा का प्रभाव ये व्यवस्था करनी होती है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो ये जो दृष्टि विकलांगता होती है वो तो संक्रामक रोग, दुर्घटना या वंशानुगत होता है, या फिर संक्रामक रोग के कारण भी बच्चे दृष्टिहीन होते हैं। तो इसलिए ऐसे बच्चों में कुछ बच्चे पूरी तरह अंधे होते हैं, फिर कुछ जो 5 वर्ष के बाद दृष्टि खोते हैं, कुछ की दृष्टि कमजोर होती है तो थोड़ा बहुत देख पाते हैं,
और आंशिक अंधता में वैसे बच्चे आते हैं जिनका किसी आयु में किसी रोग के कारण आंख की दृष्टि चली जाती है और किसी बच्चे को जन्मजात दृष्टि दोष होता है। तो ये सब बालक को हमें उनके लिए विशिष्ट शिक्षा और उनके लिए विशिष्ट उपागम का की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि एक तो ब्रेल लिपि की पढ़ाई होती है, उसके बाद उन्हें कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा होनी चाहिए ताकि वो क्लास के लेक्चर को सुनकर फिर बाद में उसे दोबारा सुनकर याद कर सके। दूसरा है, ये भी डिसेबिलिटी है लेकिन ये भी विशिष्ट बच्चों के लिए की श्रेणी में आते हैं क्योंकि हमें इनके लिए विशिष्ट व्यवस्था करनी होती है। ये है मूक बधिर विकलांगता। इसमें वो बालक हैं जो किसी भी कारण से सुनने में असमर्थ होते हैं, जिसका कारण हेरिडिटी या एनवायरमेंट कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे बच्चों के लिए श्रवण यंत्र का व्यवस्था होनी चाहिए और उनको उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए और उन्हें श्रवण प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वो एक स्वर को दूसरे स्वर से भिन्न कर सकें। इन्हें अगली पंक्ति में बैठाना चाहिए और शिक्षक को उच्च स्वर में बोलना चाहिए ताकि वो कुछ सुन सकें। फिर अगला है, कुछ विशिष्ट बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वाणी में दोष होता है, बोलने में दिक्कत होती है। इसमें सुनने वाला व्यक्ति क्या कहा है इस प्रकार ध्यान न देकर किस प्रकार कहा जा रहा है इस पर ध्यान देता है और श्रोता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इससे श्रोता और वक्ता दोनों ही परेशान होते हैं। क्या होता है, वाणी दोष से पूरा व्यक्तित्व प्रभावित होता है। वाणी दोष में जो सुनने वाला व्यक्ति है क्या कहा इस पर ध्यान न देकर किस प्रकार कहा जा रहा है इस पर ध्यान देता है। तो इसमें क्या होता है कि दोषपूर्ण उच्चारण, दोषपूर्ण स्वर, अटकना, हकलाना, देर से वाणी विकास आता है। इसका कारण क्या है, क्या वजह है वाणी दोष का? तो या तो सुनने में कमी होती है इसलिए वो बोल नहीं पाता है, कान के रोग के कारण भी बोलने में दिक्कत होती है, सुनेगा तब तो वो बोलेगा। फिर मस्तिष्क पर चोट लगना, तालु, कंठ, जीभ, दांत में विकृति होने से भी यह विकलांगता, ये डिसेबिलिटी आ जाती है। वातावरण के कारण भी ये विकार आता है। तो ये बच्चों को शब्दों के उच्चारण और उतार चढ़ाव और चेहरे के भाव के द्वारा इसको सिखाना होता है और इस दोष को दूर करना होता है इस तरह के बच्चों को। अब मानसिक रूप से विशिष्ट बालक, ये तो हम लोगों ने देखा शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक ये थे, वाणी, दृष्टि और श्रवण वाले। अब मानसिक रूप से जो विशिष्ट बालक होते हैं इसमें आते हैं कि प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक पहला है, वो बालक होते हैं जिनकी बौद्धिक क्षमताएं सामान्य बालकों से ज्यादा होती है। हमने देखा क्या, सामान्य बालक कितने होते हैं, 68% लोग होते हैं जो सामान्य बालक होते हैं और इनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 तक होती है। लेकिन जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट प्रदर्शन करते हैं। टर्मेन का कहना है कि इनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। आइंस्टाइन का बुद्धि लब्धि कितना था, वो 140 से ऊपर था, जबकि मीट के अनुसार कहना है कि उनकी बुद्धि लब्धि 190 से 200 होती है। लेकिन वीटी के अनुसार प्रतिभाशाली बालक संगीत, कला, सामाजिक सभी क्षेत्रों में प्रतिभाशाली बालक करीब अच्छा प्रदर्शन करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो शिक्षक के निरीक्षण के द्वारा बालक का व्यवहार, रुचि, इन सब का ज्ञान प्राप्त करके प्रतिभाशाली बालकों को पहचान कर उन्हें विशेष तरह से विशेष शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और उससे अलग अलग थोड़ा हाई लेवल की पढ़ाई करानी चाहिए और उन्हें जो सामान्य बच्चे हैं उनसे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल उनके पढ़ाई का थोड़ा हाई होना चाहिए। उन्हें थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चंस देना चाहिए जिसे वो सॉल्व कर सके। तो ये उनका भी पाठ्यक्रम और को करिकुलर एक्टिविटी को थोड़ा सा औसत बच्चों से थोड़ा ऊपर लेवल का करना चाहिए, इसलिए पाठ्यक्रम लचीला रहेगा। तो मंद बच्चों के लिए कम उसको हम लोअर लेवल का कर सकते हैं और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हाई लेवल का। नहीं तो ऐसे बच्चे क्या होता है कि औसत बच्चों की पढ़ाई करते करते उन्हें उनकी प्रतिभा कुंठित होने लगती है क्योंकि वो थोड़ा हायर लेवल की चीजें चाहते हैं। तो शिक्षक को इसका ध्यान रखना चाहिए। फिर सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक जो होते हैं वो जो समाज के अनुरूप व्यवहार नहीं करते उसे सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक कहते हैं। इसमें कौन कौन से बालक आते हैं, बाल अपराधी,
बाल अपराधी जो होते हैं, जो इसमें क्या है कि ऐसे मतलब इस बच्चे अपराधी क्यों बन जाते हैं, क्यों वो समाज के नियमों और कानूनों का उल्लंघन करते हैं और असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। तो इसका कारण उनका एक तो परिवार के साथ साथ सामाजिक वातावरण उनको प्रभावित करता है, और उससे क्या होता है कि बालक की इच्छा और आकांक्षा और महत्वाकांक्षा को प्रभावित करते हैं। तो एक बच्चा जो सामान्य व्यवहार के प्रस्तावित मानकों से भिन्न व्यवहार करता है, जो समाज में एक्सेप्टेड व्यवहार है कि ऐसा होना चाहिए, उससे गलत करता है, तो उसे अपराधी बालक कहते हैं। तो यह बालक क्यों ऐसा करता है, तो उसका तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम, स्नायु मंडल में कुछ गड़बड़ी होती है, तो उससे वह असामाजिक व्यवहार करता है। तो असामाजिक व्यवहार करना जो होता है वो जन्मजात होता है। तो इसके लिए क्या करना है उपाय, कि उन्हें शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना नहीं बल्कि समस्या का समाधान भी करना। अगर कोई बच्चे को इस तरह का आपराधिक प्रवृत्ति है तो उसका समाधान करने, उसके प्रति जानकारी देकर उसका निर्माण करना। फिर बालक को अपनी दमित इच्छाओं और संवेगों को व्यक्त करने के लिए अवसर दिया जाता है। अगर बालक किसी अपनी इच्छा को दमित करके और अपराध की ओर प्रवृत्त हो रहा है तो उसे अवसर दिया जाता है कि वो अपने को एक्सप्रेस करे, उसे क्या उसकी इच्छाएं क्या है, क्यों उन्हें उस दमित कर रहा है या संवेग को दमित कर रहा है, तो वो जब व्यक्त करेगा तो उसका एक्सप्रेशन होगा, तो उसके अंदर से जो कुंठा और अपराध भावना है ये सारी चीजें निकलेंगी। इसमें बाल अपराधी को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो भविष्य में फिर वो अपराध नहीं करेगा। मतलब वो अगर अपनी चीज को अपनी गलतियों को कन्फेस करता है तो उसे डेमोरलाइज न करके उसे प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद वातावरण में, परिवार और सामाजिक वातावरण में सुधार लाया जाता है ताकि वो बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप हो, और इसमें सकारात्मक सुझाव देने की जरूरत है ताकि वो सही रास्ते पर आ सके और उसकी परम अहम को सुदृढ़ किया जाए। अच्छा, ये प्रतिभाशाली बच्चों का शिक्षण का उपागम, ये थोड़ा सा पीछे आ गया है लेकिन हम लोग इसको डिस्कस कर ले रहे हैं। प्रतिभाशाली बच्चों का शिक्षण के लिए क्या करना होगा, क्योंकि ऐसे बच्चों का शिक्षण आसान कार्य नहीं है। ऐसे बच्चे हर क्लास में कम होते हैं और इनका समूह विजातीय होता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि पूरे समूह में किसी एक मतलब पूरा क्लास को हम एक जैसा नहीं पढ़ा सकते, उसमें सब तरह के बच्चे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो प्रतिभाशाली बच्चों को हम अलग तरह से पढ़ाएंगे, जो कि हमने कहा कि जो करिकुलम होना चाहिए, सिलेबस थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो इसमें प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी शारीरिक आयु की अपेक्षा मानसिक आयु के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। ऐसे बच्चों का मानसिक आयु ज्यादा होता है, वो अपने उम्र से ज्यादा का ज्ञान रखते हैं। ऐसे बालकों को विद्यालय में शीघ्र प्रवेश दिया जाता है। हॉब्सन के अनुसार ऐसे बालक 8वीं कक्षा या उसके बाद अच्छी प्रगति दिखाते हैं। समृद्धिकरण का मतलब है कि नियमित कक्षा में दिए जाने वाले पाठ्यक्रम में शैक्षिक अनुभव अधिक देकर उन्हें समृद्ध बनाया जाना। मतलब ऐसे बच्चों के समुचित विकास के लिए पाठ्यक्रम को थोड़ा कठिन करना है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना होता है ताकि ये बच्चे उसको चैलेंज के रूप में पढ़ें और अपने ब्रेन का सही सदुपयोग कर सकें। इनके लिए विशिष्ट कक्षाओं का आयोजन करना होगा और उसमें प्रतिभावान शिक्षकों की जरूरत होगी जो कि अपने अनुभवों से ऐसे छात्रों को अनुभव दें या उनके ज्ञान का वृद्धि करें। मानसिक मंद बालक, मानसिक मंदता एक ऋणात्मक कल्पना है। जो बच्चे मानसिक रूप से मंद हैं वो, ये तो कर चुके हम लोग। So that's all। मानसिक मंदता में है कि बच्चे सामाजिक परिस्थितियों के साथ समायोजन नहीं कर सके, जो हमने पहले भी देखा। तो विशिष्ट बालकों में हम खास करके देखते हैं मानसिक रूप से मंद बालक और प्रतिभाशाली बालक, और इसके अलावा सामाजिक विकलांगता और शारीरिक विकलांगता और इन सब चीजों, ये इस तरह के बालक जो हमारे यहाँ जिनको हमने डिस्कस किया, ये सारे विशिष्ट प्रकार के बालक हैं जिनकी शिक्षा के लिए हमें विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं। So that's all for today। Thank you।